सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करंट्स क्या होती हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सबसे पहले भंवर धाराएं, यदि किसी भी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जा रहा है तब चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में। तो यदि किसी भी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में प्रेरित धाराएं इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि इनका जो प्रभाव है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर सके। या किसी भी आकार के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, उसे गति करा रहे हैं, या फिर हम कहें किसी भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी भी चालक को रख रहे हैं, तो आपने देखा कि चालक से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चालक के संपूर्ण आयतन में कुछ प्रेरित धाराएं भी उत्पन्न हो रही होंगी। ये जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो चालक की गति का विरोध करती हैं, या हम कहें चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती हैं। अब क्योंकि ये जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वह जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इनकी जो आकृति होती है वह जैसे जल में उत्पन्न होती हैं भंवर उसी आकृति की होती है, इसीलिए इन धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। साथ ही इन धाराओं की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक फोको ने की थी, इसीलिए इन धाराओं को हम फोको धाराएं भी कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि प्रेरित होने वाली धाराओं की आकृति के अनुरूप, क्योंकि इनकी जो आकृति है वह भंवर के जैसी होती है, जैसे जल में भंवर उत्पन्न होता है उस तरीके की होती है, इसीलिए प्रेरित होने वाली धाराओं की आकृति के अनुरूप ही हम इन्हें नाम देते हैं भंवर धाराएं। इनकी खोज की थी वैज्ञानिक फोको ने। भंवर धाराओं के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जहाँ पर भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है, यानी कि ये जो धाराएं हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि वह चालक को गर्म कर सकती हैं, और इतना गर्म कर सकती हैं कि वह चालक लाल तप्त भी हो सकता है। ये जो भंवर धाराएं हैं, इन भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? यदि चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है तो भंवर धाराएं वहाँ कम होंगी, क्षीण मात्रा में उत्पन्न हो रही होंगी। लेकिन यदि चालक में प्रतिरोध का मान कम है तो फिर भंवर धाराएं प्रबल मान की होंगी, उनका जो मान होगा वह प्रबल मात्रा में उत्पन्न हो रहा होगा। यहाँ हमने एक चित्र को प्रदर्शित किया है। यहाँ एक चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ एक चालक को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जैसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कि गोल चक्राकार होती हैं। साथ ही हमने यहाँ नीचे लिखा, भंवर धाराओं को प्रायोगिक रूप से निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ हमने पहला चित्र बनाया है, दो मैग्नेट ले रखी हैं। मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ बीच में एक ताम्र पट्टिका को लटका रखा है एक डोरी की मदद से। तो हमने लिखा, ताम्र पट्टिका जब चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर जाती है, ये जो ताम्र पट्टिका है चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से हिलाई जा रही है, ये मैग्नेट यहाँ फिक्स कर दी गई। इनके बीच वाले गैप में ताम्र पट्टिका को हम अंदर बाहर लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने एक जगह फिक्स कर लिया, लेकिन जैसे ये गति कर रहा है तो इस पर जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान है वह परिवर्तित हो रहा है, और जहाँ चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा होता है वहाँ पर आपको भंवर धाराएं उत्पन्न होती हुई प्राप्त होंगी। इसीलिए ताम्र पट्टिका को जब चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर ले जाया जाता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ हमने यहाँ दूसरा चित्र और बनाया है। यहाँ फिर से हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को प्रदर्शित किया है। फिर से एक ताम्र पट्टिका को इनके बीच में लटकाया है, लेकिन इस बार हमने क्या चेंज किया है, इस ताम्र पट्टिका को पटलित कर दिया है, खांचे बना दिए इनके बीच में, बीच में से इनके बीच में गैप बना दिए गए हैं। जैसे कि एक कंघे के अंदर तारों के बीच में गैप होते हैं, इसी तरीके से हमने इनके बीच में भी इन्हें पटलित खांचों के रूप में बना दिया है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो इन ताम्र पट्टिका में जो पहले के मुकाबले भंवर धाराएं थीं अब वह कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल का मान है अब वह बीच में से कम हो गया होगा। यहाँ ताम्र पट्टिका में जैसे ही हमने खांचे बना दिए हैं तो इन खांचों के बनाने से इनमें भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाएगा।
यहाँ ताम्र पट्टिका को जैसे ही हमने खांचों के रूप में प्रदर्शित किया तो ऐसा करने से यहाँ इस रॉड में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और आपने पढ़ा अभी कि यदि प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो भंवर धाराएं क्षीण होती हैं, क्योंकि हमें तो भंवर धाराएं कम ही चाहिए होती हैं, क्योंकि भंवर धाराएं जो होती हैं वह ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसका मतलब है ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, क्योंकि हमें तो ऊष्मा नहीं चाहिए है। इसीलिए यदि हम यहाँ खांचे बना देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं, जिसके कारण ऊर्जा की जो ह्रास हो रहा है वह कम हो जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ बात कर रहे थे जहाँ पर हम इसे पटलित नहीं कर रहे थे तो वहाँ यहाँ के मुकाबले में प्रतिरोध का मान कम होता है, जिसके कारण भंवर धाराएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार यह जो पटलित रॉड होती है, ट्रांसफार्मर, डायनामो, मोटर, इन सब की आर्मेचर कुंडलियों को भी हम नर्म लोहे का बनाते हैं। साथ ही जो बना रहे हैं हम नर्म लोहे का, उनके अंदर भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा वहाँ उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब है वैद्युत धारा जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में खर्च होने लगती है। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम वैद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास हो रहा है उसे किसी प्रकार से कम करें। इसीलिए हम वहाँ पर भी एक अकेले टुकड़े को ना लेकर के, चालक को एक टुकड़े के रूप में ना लेकर के, बल्कि नरम लोहे की कई पतली पतली पत्तियों के रूप में उसे लेते हैं। यानी कि पटलित रॉड का, लैमिनेटेड कोर का हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ें कि हम भंवर धाराओं का उपयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ भी जो हम पीछे प्रायोगिक उपयोग पढ़ रहे थे भंवर धाराओं का, वही हमने यहाँ लिख करके बताया है। यहाँ हमने लिखा कि यदि किसी भी तांबे या एल्यूमिनियम धातु की एक पट्टिका को एक छड़ लोलक के रूप में ले रहे हैं, उसे पटलित नहीं कर रहे हैं और उसे चुंबकीय क्षेत्र में हम दोलन करवा रहे हैं, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण ये जो दोलन होते हैं कुछ समय पश्चात अवमंदित हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे पड़ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि यह दोलन करना बंद कर देते हैं। लेकिन यदि हम तांबे की पट्टिका में खांचे काट लें, यानी कि उसे पटलित कर लें, तो फिर भंवर धाराओं के लिए उपलब्ध बंद पथों की संख्या में कमी आ जाती है। इसीलिए वहाँ पर भंवर धाराओं के मान में कमी हो जाती है। भंवर धाराएं कम उत्पन्न होने के कारण दोलन इतनी जल्दी अवमंदित नहीं हो पाते हैं, बल्कि वह ज़्यादा समय तक दोलन कर पाते हैं। इसीलिए ही हम ट्रांसफार्मर, मोटर की आर्मेचर कुंडलियों को रॉड पटलित बनाए करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि भंवर धाराओं की जो प्रबलता है उसको हम घटा सकें और ऊर्जा के ह्रास को कम कर सकें। इसके बाद भंवर धाराओं के उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमने पहला उपयोग रखा है रुद्रदोल धारामापी में। रुद्रदोल धारामापी चल कुंडली धारामापी में घूर्णन कुंडली को शीघ्रता से भंवर धाराओं की सहायता से साम्य अवस्था में लाया जाता है। हम भंवर धाराओं का वहाँ इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि भंवर धाराओं की मदद से हम वहाँ जो कुंडली इस्तेमाल कर रहे हैं, घूर्णन कुंडली जो हमने लगाई है चल धारा कुंडली में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस टॉपिक को आप पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जो घूर्णन कुंडली होती है उसको शीघ्रता से साम्य अवस्था में लाने के लिए, उसे रोकने के लिए हम वहाँ पर भंवर धाराओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है वैद्युत रेलगाड़ियों को ब्रेक लगाने में। वैद्युत रेलगाड़ियों के पहियों का संबंध हम धातु के ड्रम से कर देते हैं। जब धातु के ड्रम से उसका संबंध कर दिया जाता है तो रेलगाड़ी के साथ ड्रम भी गति करने लगते हैं। तो यदि हमें रेलगाड़ी को रोकना है तो हम ड्रमों में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दें। जैसे ही उस चालक पर, ड्रम जो है चालक का काम कर रहे हैं, जैसे ही उस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो वहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और जैसे ही भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो वह उसकी गति का विरोध कर रही होंगी, यानी कि ड्रम की गति को वह रोकने का प्रयास कर रही होंगी, जिससे कि ड्रम धीरे धीरे अपनी गति को रोक देगा और क्या होगा, ब्रेक लगाने में हमें आसानी होगी। इस तरीके से वैद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक लगाने में हम भंवर धाराओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम वैद्युत ब्रेक के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो यूज़ है वह है चिकित्सा में। हम कैसे चिकित्सा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी का जो भी भाग रोगग्रस्त है, यदि हम उस पर कोई भी कुंडली लपेट लें, यानी एक चालक लपेट लें, तो भंवर धाराएं हम उस भाग में उत्पन्न कर सकते हैं। और आपने पढ़ा कि जो भंवर धाराएं होती हैं वह ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो जैसे ही हमने कुंडली लपेटी उस रोगग्रस्त भाग में और वहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न की तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण हम रोगग्रस्त भाग की सिकाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से
इसका इस्तेमाल चिकित्सा में भी किया जा सकता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी में हम कैसे करते हैं, धातुओं को पिघलाने के लिए हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धातु को रख लेते हैं। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम धातु को रख रहे हैं तो फिर से वहाँ भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और जब भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही होंगी तो वहाँ फिर से ऊष्मा उत्पन्न हो रही होगी। इसीलिए उस उत्पन्न ऊष्मा के कारण हम धातुओं को पिघलाने का काम कर सकते हैं। उस ऊष्मा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन धातुओं को पिघलाने के लिए। इस तरीके से यह पूरा हो जाता है भंवर धाराओं के उपयोग का भी काम। साथ ही आज हम केवल बात करेंगे भंवर धाराओं की ही। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।